खबर के साथ 12 से बड़ी खबर है, जहां पर छबड़ा में रेल पटरी पर बाइक का फ्रेम रखा है। देर रात बाइक फ्रेम से मालगाड़ी टकरा गई। हादसे में मालगाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटनाक्रम से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी ने मामले की जांच शुरू की है। बड़ी खबर छबड़ा से आ रही है, जहां पर देर रात बाइक फ्रेम से मालगाड़ी टकरा गई। हादसे में मालगाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा है। विपिन तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आखिरकार यह हादसा हुआ कैसा, और सवाल यह है कि मालगाड़ी टकरा जाती है, बाइक फ्रेम मालगाड़ी पर कैसे वहां पर रेल पटरी पर रहा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक साजिश प्रथम दृष्टया जो है वो साजिश नजर आ रही है, क्योंकि जिस जगह पे ये रखा हुआ छबड़ा स्टेशन के पास का इलाका था और वहां से इस तरह का कोई रास्ता भी नहीं था जाने का। और जो बाइक फ्रेम है उस फ्रेम में जो टायर थे वो नहीं थे, सीट नहीं थी, और सिर्फ जो एक फ्रेम था, चेसिस था बाइक का, वो रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रेन को डी रेल करने की जो है, पटरी से उतारने की, वो साजिश यहाँ हो सकती है। क्योंकि जिस समय रखा गया है, करीबन रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है, उससे 2 घंटे पहले ही यहाँ से 2 पैसेंजर ट्रेनें जो है वो गुजरी थी। लेकिन उस समय तक पैसेंजर ट्रेनें नहीं टकराई, वो शांति से निकल गई। लेकिन जिस वक्त ये हुआ तो मालगाड़ी चालक, क्योंकि स्टेशन का पास का एरिया था, थोड़ी धीमी गति से निकल रहे थे वहां, तो ऐसे में मालगाड़ी चालक ने सड़क पर पड़ा हुआ कुछ देखा भी सही, देखने के बाद ब्रेक लगाई इमरजेंसी, लेकिन जब तक टकरा गई। हालांकि इसमें गनीमत यही रही कि किसी तरह का जो है वो हादसा, या कह सकते हैं कि पटरी को नुकसान या ट्रेन को नुकसान, वो नहीं पहुंचा है। लेकिन एक गंभीर बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि भारत भर में जिस तरह से पटरी पर पत्थर रखे गए या डी रेल की घटनाएं सामने आ रही है, तो ऐसे में रेलवे जो है इस पर बारीकी से जांच कर रहा है कि ये तो मालगाड़ी थी, चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर यात्रियों से भरी अगर ये रेलगाड़ी होती, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में जांच का विषय है कि बाइक का फ्रेम रेल पटरी पर कैसे आ गया। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अधिकारी लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे आपसे अपडेट्स लगातार इस खबर से जुड़ी हुई शेयर करते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए भरतपुर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, जहां पर मजदूरी करने जा रहे युवक को नदी में बहने का मामला सामने आया है। 12 घंटे के बाद युवक का सुराग अब तक कोई नहीं लग पाया। एसडीआरएफ टीम लगातार कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मजदूर बताया जा रहा है युवक, जो कि मजदूरी करने के लिए जा रहा था। चहलगांव में बनी रपट पर पैर फिसलने से युवक बह गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। बयाना के चहलगांव का एक घटना है, जहां पर मजदूरी करने के लिए जा रहा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन 12 घंटे के बाद भी अब तक उसका कोई अता पता, कोई सुराग नहीं लगा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि नदी में जो युवक बहा था, उसकी लगातार एसडीआरएफ टीम तलाश कर रही थी, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं लगा था। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि नदी में एक डेड बॉडी बहती हुई लोगों को दिखाई दी है, जिसे निकाला गया है। और संबंधित जानकारी यही है कि ये उसी युवक का शव है, जो कि चहलगांव में जब मजदूरी के लिए आ रहा था तो पानी में बह गया था रपट से। और अभी पूरा पता लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह से युवक बहा था वहां से करीब 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूरी पर ये सब मिला है। और लगातार अब मौके पर अधिकारी रात से ही वहां पर डटे हुए थे और लगातार युवक की तलाश की जा रही थी। लेकिन अब उसकी पहचान की जा रही है कि क्या ये वही युवक है जो कल चहलगांव से मजदूरी के लिए आ रहा था, वो बहा था। तो कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये वही, क्योंकि पानी में तैरता हुआ सब नजर आया है। बोलने के बाद जो सब है वो ऊपर आ गया। दीपक, शिनाख्त की अभी जरूरत है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसबीपी कॉलेज में बड़ा हादसा होने से टल गया है। 50 साल पुरानी बिल्डिंग का एक हॉल गिर गया। हॉल के पास स्थित कमरे में कई छात्र मौजूद थे। हादसे में बड़ी बात यह है, राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एसबीपी कॉलेज की एक घटना है, जहां पर 50 साल पुरानी बिल्डिंग का एक हॉल भरभरा कर गिर गया। हॉल के पास ही कमरे में कई छात्र मौजूद थे। बड़ी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई जो बिल्डिंग है, मकान है, आपने देखा कि भरभरा कर गिर रहे हैं। हादसे को दावत दे रहे हैं। ऐसे रहे कि बिल्डिंग 50 साल की भी थी। एसबीपी कॉलेज की जहां पर हॉल गिरा है, एक बताया रहा है कि हॉल के पास ही कमरा था जहां पर बच्चे भी पढ़ रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है।
बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छत्तरगढ़ में आईजी ऑफिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। 86 किलो के करीब डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। एक पिकअप गाड़ी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 सगे भाई सहित 3 आरोपी एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र के 16 LKD में ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई के साथ बड़ी सफलता भी ये कही जा सकती है। छत्तरगढ़ में आईजी ऑफिस की स्पेशल टीम ने एक्शन लेते हुए 40 किलो के करीब डोडा पोस्ट जब्त किया है। पिकअप गाड़ी तस्वीरों में आपके दिख रही है। ये 3 आरोपी जो नशे की तस्करी कर रहे थे, इनकी आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है इन 3 में से 2 तो सगे भाई ही हैं। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जयपुर के फुलेरा से बड़ी खबर है, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर, शटर तोड़कर 10,000 की नकदी पार कर ली। साथ ही कई सामान भी चुरा कर ले गए। चोरी की घटना से व्यापारी में नाराजगी है। पुलिस ने हालांकि घटनास्थल का मुआयना किया है। फुलेरा के गड़गौरी बाजार की घटना है, जहां पर लूटपाट से सनसनी फैल गई। व्यापारी डरे और सहमे हैं, साथ ही आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर 10,000 की नकदी के साथ कई सामान पर हाथ साफ कर दिया। जुन्नू के नानवास गांव से बड़ी खबर है, जहां पर बुजुर्ग दंपति पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। सो रहे बुजुर्ग दंपति पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बुहाना में प्राथमिक इलाज के बाद जुन्नू के लिए रेफर किया गया है। दंपति को इलाज के लिए बीडी के अस्पताल लाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश के साथ ही पहले अस्पताल पहुंचकर पूरी जानकारी पीड़ितों से ली है। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर जुन्नू से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, आखिरकार ये हमले की क्या वजह है? कौन है हमलावर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना बुहाना थाना इलाके के नानवास गांव की है, जहां रात्रि में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर है नकाबपोश 3 से अधिक बदमाशों ने वो हमला कर दिया है और इनको गंभीर हालात में जो बुहाना का अस्पताल है वहां पर लाया गया। और इसके बाद जो बुजुर्ग हैं अजीत सिंह, उनके पैर में फ्रैक्चर और जो गंभीर चोटें थी, उनके बाद उन्हें जो झुंझुनू के लिए रेफर किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर जानकारी ली है। पुलिस है वो जो नानवास गांव में जो CCTV लगे हुए हैं उनको भी खंगाल रही है और इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद पुलिस है वो इस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी कृष्ण हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में तालेबंदी कर दी है। स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। स्कूल के बाहर ये धरना चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। सारूल शहर का ये गांव भागसर, जहां पर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर स्कूल में तालेबंदी कर बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मांग यही कि स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया जाए। भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि आज एक भव्य बड़ा रोड शो मुंबई में निकाला जाएगा। राजस्थान में निवेश के लिए आज सीएम का रोड शो होगा। माया नगरी के बड़े निवेशकों के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। रोड शो के जरिए सरकार निवेशकों को आकर्षित करेगी, आमंत्रित करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह भी आपको बता दें कि रोड शो में शामिल हो रहे हैं। सरकार के कई मंत्री भी रोड शो में पहुंचेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 12 विभागों के अधिकारियों ने रोड शो की जिम्मेदारी संभाली है। सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवेशकों से मुलाकात भी करेंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से निवेश को लेकर नीतियां जो बनाई गई हैं उसको किस तरीके से आसान किया जाए, इस पर फोकस है। सीएस सुधांश पंत के नेतृत्व में पारदर्शी नीतियां तैयार की जा रही हैं। राइजिंग राजस्थान में निवेशकों को सरकार आमंत्रित कर रही है। आपको बता दें कि 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन है और इसी सिलसिले में अब शुरुआत हो रही है मुंबई में, माया नगरी में, जो आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है। वहां
रोड शो निकालकर आकर्षित करेंगे तमाम निवेशकों को और साथ ही एक बड़ी मीटिंग भी अलग अलग निवेशकों के साथ होगी। उनको आमंत्रण किया जाएगा ताकि राइजिंग राजस्थान में आके वो इन्वेस्ट कर सके। इससे पहले तमाम नीतियां तैयार की गई थी ताकि निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को आसान बनाया जा सके। कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आसपास के इलाके में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कम से कम 4 दुकानों में ये मलबा गिरा है। आधे घंटे बाद पुलिस आई। हमने आवाजें लगाई थी, कोई भी आवाज बाहर से नहीं आई, सुनाई नहीं दी गई बिल्कुल भी। मेरी दुकान है मिस्टर क्लीन ड्राई क्लीन, इसमें सबका अवैध कब्जा है। बिल्डिंग में एक दरार, भरभरा कर गिरा मकान। जयपुर के राजा पार्क इलाके में देर रात को निर्माणाधीन एक इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जवाहर नगर मामा होटल के नजदीक एक 2 मंजिला इमारत बन रही थी। इसी इमारत में गुरुवार को एक छोटी सी दरार आ गई और फिर यह दरार धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर क्या था, देखते ही देखते इस दरार ने शाम तक बड़ा रूप ले लिया और फिर शाम लगभग 8:30 बजे इमारत धराशायी हो गई। स्थानीय पार्षद नीरज, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, क्या सूचना मिली थी? क्या कोई लोग दबे हुए अंदर? देखिए, जो दुकानदार है वो तो बाहर आ गए हैं और ये वार्ड 94 है, मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन आसपास के वार्ड है। तो जैसे सूचना मिली मौके पर आए तो दुकानदार तो जितने अंदर कर्मचारी थे वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन आसपास का जो घूमने का अंदर जाने का मार्केट में रास्ता हो सकता है, उसके बीच में कोई इंसान अगर दबा हो तो सबसे प्रायोरिटी ये है कि साइडों का रास्ता साफ करके और जो देखा जाए कि किसी की जानहानि ना हुई हो। ऊपर है ना, ये छत तक में क्रैक आ गया। आप देखो छत में भी क्रैक आ गया। कितने दिनों पहले बनी थी ये दुकान? ये अभी साल भर से बन रही है और 6-8 महीने। नीचे आप सोचो, ये कियोस्क बना के दिए गवर्नमेंट ने खाली चाय पानी के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर 2 मंजिल चढ़ा दी। इमारत के धराशायी होने के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, चारों तरफ मकान का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भागते नजर आ रहे हैं। मरते बच्चे हैं ये मेरे बच्चे, क्या करूंगा इसी दुकान को? कितनी बार कंप्लेन, सब रिश्वत खा के काम हुआ है। किस किस को कंप्लेन की थी आपने? सबको गए, सब आ गए, सब देख के गए थे, सब देख के गए। इतना बड़ा मार्केट में सबको निगमंद है, ये घुमटी निगमंद है, पुलिस अंधी है, देख नहीं रही है यहाँ पर। मेरे बच्चे मरते मरते बच्चे। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यहाँ पिछले 1 साल से नियमों के विपरीत निर्माण कार्य जारी था। 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया है। इधर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू से बड़ी खबर है। एटीएम कार्ड बदलकर शातिर ठगों ने ठगी कर डाली है। एटीएम कार्ड बदले 2 युवकों ने 75,000 की ठगी की। पीड़ित जयसपाल सिंह ने कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ठगी का मामला सामने आया झुंझुनू से, जहां पर एटीएम कार्ड बदलकर शातिर ठगों ने ठगी कर डाली। एटीएम कार्ड बदलकर आपको बता दें कि युवकों ने 75,000 की ठगी की है। पीड़ित जसपाल सिंह थाने पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जरूरतमंदों की रसोई बजट सुधारने की अब कोशिशें चल रही हैं। पात्र परिवारों को 1 सितंबर से 450 यानी कि सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार रियायती दरों पर अब सिलेंडर देगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपए में अब आपको एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा।
प्रदेश के यानी माना जा रहा है कि 67 लाख के लगभग नए परिवारों को इससे फायदा मिलेगा, जिन्हें 450 रुपए में मात्र 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। प्रति परिवार हर महीने एक रसोई गैस सिलेंडर पर राहत अब ये मिलने वाली है। अभी बीपीएल और उज्ज्वला योजना में सिलेंडर पर छूट मिल रही थी, लेकिन अब इसके दायरे को और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये दायरा पहुंच चुका है 67 लाख नए परिवारों तक। एक बड़ी राहत की खबर, एक खुशखबरी कही जा सकती है। महंगाई के दौर में सरकार ने राहत देते हुए पात्र परिवारों को 1 सितंबर से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही है। क्या बीएपी और बीजेपी के बीच विधानसभा उपचुनाव के दौरान गठबंधन हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने ऐसे संकेत देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली बीएपी ने हालांकि इस तरह की किसी भी संभावना से इंकार किया है, पर सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। बाप के आदिवासी बेल्ट में बढ़ते जनाधार से बीजेपी परेशान है। 84 सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के जरिए बीजेपी बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि बाप उसे सलूम्बर में समर्थन दे और बीजेपी बाप को 84 में। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी। पहला बयान राधा मोहन दास अग्रवाल का आया है। अग्रवाल ने बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है। राजकुमार राउत जी एक नौजवान है। राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। बीजेपी के लिए सलूम्बर की सीट नाक का सवाल है। यही वो सीट है जहां पर बीजेपी बरसों से काबिज है। अगर यहां बाप उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार देती है तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। बीजेपी चाहती है कि सलूम्बर सीट पर उसकी जीत का सिलसिला कायम रहे, इसलिए वो बाप से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। बाप की इस समय वांगड़ में आंधी है, इसलिए वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने बाप के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर पहला रेस्पॉन्स कोई ज्यादा असरदार नहीं दिखा। बाप ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे बीजेपी की ललचाने की कोशिश बताया है। इस बयान के आधार पे उन्होंने भी कहा और मेरा भी कहना है कि साथ मिलने या जाने की कोई बात नहीं है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। भारत आदिवासी एक स्वतंत्र पार्टी है, उस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, सांसद बनाया गया है, तो मेरा कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं रहेगा। मेरी पार्टी के पदाधिकारी है, मेरी पार्टी का एक डेकोरम है, वो तय करेंगे कि हमें क्या करना है। रही बात भाजपा में जाने की या कांग्रेस में मिलने की या कुछ भी, ये 1% कभी संभव नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेगी और स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करेंगे। बाप इसके जरिए अपने काडर को ये साफ साफ संदेश देना चाहती है कि उसे गठबंधन की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। बाप अभी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, उसे बहुसंख्यक आदिवासियों के साथ अपने काडर को भी भरोसे में लेना है। बाप को यकीन है कि उसका जनाधार मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं, इसलिए वो बीजेपी नेताओं के गठबंधन के प्रस्तावों पर बहुत सोच समझकर फैसला लेने पर विचार करेगी। फिलहाल गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। क्या है गठबंधन को लेकर पेच? विचारधारा को लेकर बाप और बीजेपी में टकराव। SC ST में उप वर्गीकरण का बाप ने विरोध किया। बीजेपी SC ST में उप वर्गीकरण के पक्ष में रही है। पहले भी कांग्रेस चुनाव में बाप को समर्थन दे चुकी है। 84 में बाप जीत पक्की मानकर चल रही है। सलूम्बर में अगर कांग्रेस बाप को समर्थन दे देती है तो सलूम्बर बाप की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। राउत जी जो सांसद बने हैं वो हम कांग्रेस के हमारे गठबंधन से बने हैं और वो आदिवासियों की पीड़ा जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए कभी नहीं होगा। बहरहाल बाप का नेतृत्व भले ही युवा है,
पर उनका तजुर्बा मंझे हुए नेताओं पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के पहले ही प्रयास को कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन में बाप के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में से देखा जा रहा है। नई गाइडलाइंस में बैठकों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर की बैठकों के लिए समय सीमा को निर्धारित किया गया है। यानी हर महीने मंडल स्तर पर बैठक होगी, 2 महीने में ब्लॉक स्तर पर बैठक होगी, साथ ही 3 महीने में जिला स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी। एआईसीसी के निर्देशों की पालना पर अब खास फोकस किया जा रहा है।